बैक्टीरिया रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की बेस पे इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम और बाकी ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं, जनरली 2 ग्रुप्स होते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। यहाँ पे 4 ग्रुप्स हम बना लेंगे। तो दोज बैक्टीरिया विच कैन रेस्पायर विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, so these bacteria are called as aerobic bacteria. They can grow in the presence of oxygen because they require oxygen for survival, for respiration. ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल अगर आप बुक में देखें तो बुक में येलो बॉक्स बना हुआ है, वहाँ से आप एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे। तो सूडोमोनास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक बैक्टीरियम। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है इसकी, सेकंड टाइप जो है दैट इज़ एनारोबिक बैक्टीरियम। एनारोबिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया विच ग्रो और विच कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बल्कि ऑक्सीजन में बी लीथर फॉर देम, ऑक्सीजन उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। So they survive in the absence of oxygen. They are anaerobic bacteria. तो इसकी एग्जांपल है स्पायरोकीट, ये स्पाइरल शेप ये वाला बैक्टीरियम जो है इसकी एग्जांपल में आ रहा है एरोबिक, ये सूडोमोनास बैक्टीरियम है। और ये तो 2 जनरल टाइप्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव करते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जनरली उनको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के अंदर वो अच्छा सर्वाइव करते हैं, बट अगर ऑक्सीजन ना भी मिले दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सो सम बैक्टीरिया दे आर नीदर एरोबिक नॉर एनारोबिक, प्योरली किसी एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, बट दे आर फैकल्टेटिव, मीन्स दे कैन ग्रो ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आई वुड से बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंट हो फिर भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ई कोलाई ये एग्जाम्पल, ये ई कोलाई की शेप है। And the lastly, microaerophilic bacteria are the bacteria which require low concentration of oxygen. उनको ऑक्सीजन हाई कंसनट्रेशन में नहीं चाहिए। उनके लिए हाई कंसनट्रेशन जैसे एनारोबिक को नहीं चाहिए होती, इनके लिए भी हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मफुल है, लेकिन उनको थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एरो मीन्स एयर, फिलिक अट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करें माइक्रो एरोफिलिक, which those bacteria which require small amount of air, that is oxygen. तो इसकी एग्जांपल आ जाएगी कंपाइलोबैक्टर, ये इसकी एग्जांपल आ गई। नहीं ये देखें, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर आप कंपेयर करें तो आप पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ना है चैप्टर 11 में, एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म जो फैकल्टेटिव में एरोबिक में बेटर हो रहा है, एनारोबिक में हो रहा है, लेकिन सर्वाइवल के लिए हो रहा है। रेस्पिरेशन डे नाइट दोनों में हो रही है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड कर रही है, वो डे टाइम में होती है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है। एट नाइट सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। इसमें हमने 2 तरह देखने, एक तो आप बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लिकेशन के, ग्रोथ का मतलब ये नहीं होगा जैसे हम ह्यूमंस में ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इंक्रीज इन दी हाइट या इस तरह साइज। नो, विल नॉट टॉक अबाउट दिस साइज बैक्टीरियम का स्मॉल साइज से थोड़ा सा लार्ज साइज होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे हम ग्रोथ का मीनिंग लेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि ग्रोथ का मीनिंग हमने क्या लिखना है। दूसरा रिप्रोडक्शन एक किस्म की मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इन सिंपल वर्ड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो अगर ए सेक्शुअल है तो उसको ग्रोथ कह देते हैं, और अगर सेक्शुअल है तो उसे कॉन्जुगेशन कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि रिप्रोडक्शन की ही 2 टाइप्स हैं। ये बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ये पहले मैंने बता दिया कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द नंबर, माइटोटिक डिवीजन, सॉरी नॉट माइटोटिक, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बाय बाइंडरी फिशन। ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, ज़रा डिफरेंट है माइटोसिस से। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आता, जैसे माइटोसिस आपने पढ़ा उसमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, एक सिंगल बैक्टीरियम, उसके पास ये एक मेन क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है, वो अपने क्रोमोसोम की कॉपीज़ बनाता है, 2 कॉपीज़ बन जाती हैं। और जब दोनों कॉपीज़ बन चुकी होती हैं वो फिर उसके बाद सेपरेट हो जाएंगी, एक दूसरे से डिस्टेंस पे आ जाएंगी, और दरमियान में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल मर्ज करके बन जाएगी और 1 से 2 बैक्टीरियम बन जाएंगे। एंड द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 20 to 25 मिनट्स एवरेज है, बैक्टीरियम टू बैक्टीरियम वेरी करता है। ये ड्यूरेशन को हम कहते हैं जनरेशन टाइम।
starting from this डिवीजन, द स्टार्ट ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जब क्रोमोसोम डिवाइड करे उससे लेके सेल के डिवाइड करने तक जो टोटल टाइम है उसे कहते हैं जनरेशन टाइम। ये लास्ट में मैं बताता हूँ अभी। द बाइनरी फिशन, इन बाइनरी फिशन द पेरेंट सेल इनलार्जेस, पहले उसका साइज इंक्रीज करेगा, एंड देन द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाती है और उसके बाद उसको फॉलो करती है सेल वॉल। और बाइनरी फिशन लिटरली मीन्स स्प्लिटिंग इनटू टू। बाइनरी मीन्स टू, फिशन कहते हैं ब्रेक डाउन को, टूट जाना, इनटू टू। द सीक्वेंस इज रिपीटेड आफ्टर फ्यू इंटरवल्स। जो न्यू सेल्स बने उनको डॉटर सेल्स कह रहे हैं। एक दफ़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा ग्रो करने के बाद वो न्यू सेल्स दे आर नाउ रेडी टू मल्टीप्लाई अगेन। ये जनरेशन टाइम की डेफिनेशन। द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन और यानी कि एक सेल डिवाइड होना शुरू हुआ, वो डिवाइड होके फाइनली, मैं स्टेप सारे नहीं मेंशन कर रहा, 2 सेल्स में चेंज हो गया ये डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स फिर थोड़ा सा ग्रो करके पेरेंट सेल साइज जितना होके नाउ दे आर रेडी टू डिवाइड अगेन। अब वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, या इसको इस तरह लिख लें, नाउ दे आर रेडी टू डिवाइड फर्दर। अब वो जो ये जो टाइम है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, जब वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए रेडी हैं, ये जो टोटल टाइम है दिस इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम। जो एक बैक्टीरियम डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज अ बैक्टीरियम, ये जब डिवाइड करते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यानी जब उसने डिवीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है, तो उसमें पहला स्टेप क्या हुआ है? पहला स्टेप ये है कि उसका सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो यहाँ शो नहीं हुआ। दूसरा, साथ ही इसके साथ एक और काम हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड कर रहा है। अगले फेज़ में क्रोमोसोम जो डिवाइड कर चुका था उसके बाद मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पेंच कर गई, ये अगला फेज़। फिर मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ कर जाएंगी, ये सेकंड फेज़ कह लें इसको। और थर्ड में वो सारे के सारे वो मेम्ब्रेन्स भी जुड़ जाती हैं, फिर सेल वॉल भी बन जाती है, न्यू सेल्स बन गए, ये थर्ड फेज़ है। उसके बाद एक और अगला स्टेप क्या होना है, वो बुक में इस तरह से एक्चुअली सच नहीं बताया हुआ। उसके बाद ये न जो डॉटर सेल्स होते हैं दे आर स्मॉल साइज्ड, ये पेरेंट सेल साइज को अचीव करते हैं और फिर वो फर्दर डिवीजन के लिए रेडी हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट वो दोबारा जब नेक्स्ट डिवीजन के लिए रेडी हैं, उस टोटल टाइम को क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम। इसका जो ज़्यादा रोल है इसमें आप देखें ना, कुछ एनिमल लाइक फीचर भी आ गया कि इसमें मेम्ब्रेन पिंच कर रही है अंदर, जबकि प्लांट के अंदर ऐसे होता ही नहीं। प्लांट में मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंचिंग नहीं होती, उसकी सेल वॉल फॉलो करती है सेल पिंचिंग को, जबकि एनिमल सेल में इस तरह होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें मिक्स फीचर्स हैं। असल में आपने जो पूछा है ना, उसमें एक मल्टीप्लिकेशन, हम एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरी मल्टीप्लिकेशन हो तो 20 मिनट्स में हो जाएगी। लेकिन जो मिल्क को योगर्ट फॉर्मेशन में, क्या आपको लगता है 20 मिनट्स में हो जाता है वो प्रोसेस? इसमें कुछ आवर्स लगेंगे। मिल्क योगर्ट में उस वक्त चेंज होगा जब वो सारे का सारा मिल्क जो है उसमें पूरी पॉपुलेशन जो बैक्टीरिया की, मिलियंस में बैक्टीरिया बन चुके हैं, उस वक्त फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ आवर्स चाहिए, कुछ टाइम लगेगा उसमें। हम फर्ज करें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, जैसे योगर्ट फॉर्मेशन तो एक हम कह लेंगे एक डेली लाइफ से एग्जांपल दी थी मैंने आपको। हम ज़रा प्योरली कहने के माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाके काम करने लगे। हम हमारे पास एक हमने लिया पेट्री डिश, और पेट्री डिश के अंदर मैंने कुछ रख दिए हैं बैक्टीरिया। पेट्री डिश के अंदर मैंने कुछ बैक्टीरिया, और उसके अंदर पहले से मैंने फूड रखी हुई थी, और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एगर, एगर मीडियम यूज़ किया जाता है। ये फूड मीडियम है, बैक्टीरियल फूड मीडियम है। ठीक है, इस एगर एगर कह लें या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करें ताकि बैक्टीरिया जो है उसको फूड मिल सके। मैंने कुछ बैक्टीरिया रखे और उसको सूटेबल टेम्परेचर पे रख दिया। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो कुछ बैक्टीरिया रखे हैं उसको मैं देखता हूँ कि 20 मिनट्स के बाद वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो ये टाइमर साथ ही मैंने लगा दिए, वो जो 0 से लेके 20 मिनट्स का जो टाइम है डेट इज़ कॉल्ड एज लैग फेज, जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड नहीं किए लेकिन डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो शुरू वाला जो टाइम है जब अभी तक वो टोटली मल्टीप्लाई हुए नहीं है, तो जिसमें अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, ये जो टाइम है दिस इज़ व्हाट वी कॉल लैग टाइम, जिसमें वो प्रिपरेशन हो रही है। इसमें न्यूक्लियस क्रोमोसोम डिवाइड हो गया लेकिन बैक्टीरियम 1 से 2 डिवाइड नहीं हुए। ठीक है,
ये फेज है लैग फेज। लैग का मतलब वैसे भी होता है कि पीछे रह जाना, तो यहाँ पे इसको हम टेक्निकली ज़रा डिफाइन इस तरह से करेंगे कि इट्स अ फेज ऑफ नो ग्रोथ, मीन्स नो मल्टीप्लिकेशन, इन विच बैक्टीरिया जस्ट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द डिवीजन। उसमें वो अपने क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, पिंचिंग हो रही होती है, लेकिन अभी एक ही बैक्टीरियम है। जब ये डिवाइड कर गए तो फिर वो अगले फेज में आ गए, उसको हम कहते हैं लॉग फेज। लॉग फेज में रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम कहते हैं इट्स रैपिड ग्रोथ या रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अब इसको इसको एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा इसमें वर्डिंग ऐड करता हूँ। लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं एक बैक्टीरियम से, इन नेक्स्ट 20 मिनट से कितने हो जाएंगे, 2 बैक्टीरिया। हम टाइम रख रहे हैं जनरेशन टाइम 20 मिनट्स। अच्छा, उससे नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्या हो जाएंगे, 4। फिर उसके बाद 8, डबल होते जाएंगे। फिर उसके बाद 8 के बाद 16, 32, फिर हर नेक्स्ट 20 मिनट्स में देखिए डबल होता जा रहा है, 64, देन 128, फिर 256, फिर 512, ठीक है। उसके बाद चले जाएँ 1024, फिर 2048 एंड इट कंटिन्यूज। मर डबल होते जाएंगे। शुरू में वो ऐसे लग रहा है ग्रोथ स्लो है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें शुरू में इस तरह लग रहा है जैसे थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर अचानक उसमें ज़्यादा एक इंक्रीज होती है उसमें। और इसकी वजह क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही है या रैपिड ग्रोथ हो रही है? उसकी वजह है कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जब तक फूड अवेलेबल है मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही होगी। तो इस फेज़ को लॉग फेज़ कहते हैं। लॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ना एक वर्ड है, आपने शायद पढ़ा, लॉगरिथम। एक्सको एक्सपोनेंशियल डिवीजन कहा गया है, एक्सपोनेंशियल रेट के 1 से 2, 2 से 4, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा, तो उससे ज़रा रिलेट करके इन्होंने वर्ड यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट पे आके अब ज़ाहिर है रिसोर्सेज हमने नए तो ऐड नहीं किए, फूड उतनी ही है। तो अब क्या होगा, अब फूड उतनी ही है तो बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बेटा मैं उतना कंप्लीट कर लूँ फिर आंसर करता हूँ। इस फूड उतनी ही है, अब बैक्टीरिया को जितनी फूड है उसके उससे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन होती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा ये फिल हो जाएंगी। तो अब डेथ कंपटीशन आ गया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कि विद इन दिस सेम स्पीशीज कंपटीशन। अब कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो शिफ्ट करेंगे अपने मैकेनिज्म्स को, उसके बाद फिर भी अगर सर्वाइव नहीं कर सक रहे तो फिर वो क्या हो गए, उनमें कुछ डेड होना शुरू हो जाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाए, बैक्टीरियल डेथ रेट एंड बैक्टीरियल रेट फॉर रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, वो अगर इक्वल हो जाएगा तो उसे कहते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। और उसके बाद डिक्लाइन फेज वो होता है जब डेथ रेट बढ़ जाए, फूड अब बिल्कुल ख़त्म होगी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो अब कंपटीशन और बढ़ गया। अब बहुत ही जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव कर सकेंगे, वो भी स्पोर वगैरह फ्रोमोन बना के। बाकी जितने बैक्टीरिया वो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ग्राफ इधर ही उन्होंने स्टॉप किया है, बिल्कुल ही ज़ीरो पे, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। बट इसको फेज़ को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज़ या डेथ फेज़।